हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? कैसी रही कल जन्माष्टमी? सेलिब्रेट कर लिया सबने? तो आज जो हमारी चर्चा होने वाली है ये 9 to 10 में हिस्ट्री का पूछा हुआ प्रश्न। अब मैं बताऊंगी कि देखिए एक ही बुक्स से कैसे कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे आप में से ही किसी ने पीडीएफ दिया था, शायद वो आज आए नहीं हुए हैं, कि मैम ये 9 to 10 में हिस्ट्री से पूछे गए जो प्रश्न हैं। मैं जब देखी तो मैं दंग रह गई कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक से लगातार पूछे गए प्रश्न। अगर ये प्रीवियस होगा, आप लोगों में से किसी ने दिया है 9 to 10 का पेपर, तो देखिएगा कि कैसे प्रश्न बिल्कुल इजी। मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रही हूँ, शायद आप लोगों को उससे बहुत कम पढ़ाने की ज़रूरत है। बस ये जानना है कि पूछ कहाँ से रहा है प्रश्न। तो आज आपकी किसी टॉपिक वाइज चर्चा नहीं है। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। ये है 9 to 10 में प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके, उनके बारे में हम देखेंगे। मैं बुक का रेफरेंस भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि प्रश्न कहाँ से सीधे सीधे बने हुए हैं, ताकि जब मैं उसी बुक को रेफरेंस में लेकर आपको पूरा कवर करा दूं, ताकि कुछ भी बाहर ना जाए। बिल्कुल लगातार डिट्टो पूछे हुए प्रश्न हैं एकदम। प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता, पहले प्रश्न एंशिएंट से पूछे गए हैं इसमें। तो पहले हम ये देखते हैं कि एंशिएंट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, एंशिएंट में इंपॉर्टेंट टॉपिकों में होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य, पोस्ट मौर्य, जी, गुप्ता डायनेस्टी एंड पोस्ट गुप्ता। ये 5 टॉपिकों से मैंने मैक्सिमम प्रश्न आपके देखे पूछे गए हैं। इन्हीं 5 टॉपिक, तो सोचिए कि आपको सिर्फ कवर 5 ही टॉपिक करने हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्न है, मौर्य डायनेस्टी से है, पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में याद रखिएगा हमें 8 जो है रूलर्स को पढ़ना होता है, जिसमें से 4 जो है बाहरी थे जिन्होंने आए थे, और 4 जो है यहाँ के लोकल थे, वो आए थे। हाँ, शायद उन्होंने दिया था प्रश्न ये पीडीएफ। तो ये गुप्ता में आपको गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि 3 ही है, एक तो मौर्यों ने शासन किया था भारतीय उपमहाद्वीप पर अकेले वंश के रूप में, एक गुप्तों ने, और एक जब हम मेडिवल हिस्ट्री में जाते हैं तो मुगलों ने किया था शासन। 3 ही किए थे। उसके बाद जिन्होंने किया था तो कई वंशों ने शासन किया है उस समय काल में। वैसे ही पोस्ट मौर्य में जाते हैं तो पोस्ट मौर्य में भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में अलग, गुजरात में अलग, कुछ राजपूत वंशों ने शासन किया था, बंगाल पर कई शासकों ने शासन किया था। तो अलग अलग क्षेत्रों में पोस्ट मौर्य में भी कई शासकों ने शासन किया था। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं, फर्स्ट पॉइंट हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर मैं बात करूं तो 4-5 पॉइंट ही आपके मैटर करते हैं। एक तो आपको उसका पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन कहाँ है, यानी कि विस्तार कितने बड़े क्षेत्र में है। आज मैं ऐसे आपको मोटा मोटी बता रही हूं, जब टॉपिक होगा विस्तार, तो एक तो आपको एक्सपेंशन याद रखना होगा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का। उसके अलावा जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कि साक्ष्य हिंदी में कहते हैं, कौन से एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस एविडेंस के अलावा आपको प्लेसेस याद रखने हैं कि कौन से स्थल वर्तमान में कहाँ है उस समय, क्योंकि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि हम उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उस समय पूरा उत्तर संयुक्त प्रांत कहलाता था। जैसे मध्य देश वो कहलाता था मध्य प्रदेश, जिसमें मालवा वगैरह के क्षेत्र आते थे। तो आपको जानना है कि वर्तमान में वो प्लेसेस कहाँ है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं। अब इसमें क्या होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, जैसे कि आपका एरिया कितना था, उनका एरिया, उनमें कौन कौन से प्रमुख स्थल आते थे, किन स्थलों के बारे में क्या फीचर्स मुख्य थे। जैसे कि एज ए एग्जांपल मैं धौलावीरा की बात करूं, कहाँ है वर्तमान में धौलावीरा, कोई बता सकता है? जी, गुजरात में। तो इसमें 2-3 पॉइंट ही बस आपको याद रखने हैं। पहला, एकमात्र ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्लेस है जो कि 3 भागों में विभाजित था, बाकी 2 ही भागों में विभाजित थे। तो एक ये हो गया। सबसे बड़ा जलाशय, सबसे बड़ा यानी जल वाला क्षेत्र कहाँ मिला था? धौलावीरा मिला था।
तीसरा पॉइंट याद रखना है, साइन बोर्ड। जैसे कि हम किसी भी जब ट्रेवल करते हैं तो आप देखेंगे बीच बीच में साइन बोर्ड लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? ताकि हमें पता चले कि इस प्लेस की दूरी इससे या ईस्ट है, वेस्ट है और कितने किलोमीटर या मीटर पे है। तो यहां से आपको तीसरा पॉइंट साइन बोर्ड। तो 3 बातें आपको धौलावीरा में याद रखनी है। ठीक वैसे ही जब हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो में कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे? जैसे कि वहां पर सबसे बड़ा अन्नागार, यानी कि जो ग्रेन को भंडारित करने के लिए, और ग्रेन भंडारित क्यों किया जाता होगा, अनाज, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर की स्थिति हो तो वहां के लोग भूखमरी का सामना न करें, तो इसलिए होता था। तो ऐसे ही पॉइंट्स। और अब देखिए प्रश्नों की तरफ बढ़िए, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? जब हम इतिहास का विभाजन करते हैं तो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक, और हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक। तो यहाँ 1 मिनट समझाते भी जाऊं ताकि थोड़ी सी आप लोग, अच्छा, इतिहास का विभाजन, इसलिए मैं बोलती हूं कि हमेशा हिस्ट्री को पढ़ना जब भी शुरू करिए खुद से सेल्फ स्टडी करिएगा आप। इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का यह विभाजन है। इसे हम 3 भागों में करते हैं, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक, यानी कि प्राग ऐतिहासिक, ये हुआ आपका प्रोटो यानी कि आद्य ऐतिहासिक, और हिस्टोरिक यानी कि ऐतिहासिक। 3 होते हैं। ये क्या कहलाता है? जो प्री होता है, यहां पर प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोगों के पास ना तो लिपि थी और ना ही पढ़ना, यानी किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य था ही नहीं। यहां तक कि चित्रात्मक जो लिपि होती है, जिसे चित्रों के माध्यम से समझा गया है, वो भी नहीं था। यानी किसी प्रकार का आपको जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो तो वो क्या कहलाता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एविडेंस की बात करें या फिर हम स्रोतों की बात करें, यानी कि जो सोर्स होते हैं जिससे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, इसमें आपको आएंगे सिर्फ आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक। आप में से कितने लोगों ने मेरा हिस्ट्री का यूट्यूब पे क्लास देखा? किसी ने नहीं देखा? हाँ, तो ये क्या पढ़ाया था मैंने फर्स्ट डे? तो यही इसीलिए मैं कहती हूं कि शुरुआत हमेशा 0 से करना सीखो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा रट के एग्जाम नहीं निकालो। मान लो तुक्के से एक आदमी निकाल भी ले, वो जिसका फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा पकड़ हो, वही निकाल सकता है रट के, वरना नहीं निकलता है। उसके बाद तो ये पूरा तात्विक होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य क्या थे? जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए थे। और इसी काल के अंतर्गत एज एग्जाम्पल जिसे रखते हैं वो होता है लिथिक पीरियड, यानी कि पाषाण काल। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जो था पत्थरों से परिचित था, चाहे वो औजार की बात की जाए, चाहे वो उस समय घर बना के, क्योंकि वो गुफाओं में रहता था, पहले तो वह स्थायी जीवन जीता ही नहीं था यहाँ तक, तो सब कुछ क्या था? यहाँ तक ये था। यहाँ जैसे मनुष्य आया आद्य ऐतिहासिक में, तो इसके पास लिपि तो थी पर किंतु पढ़ नहीं सकता था। तो यहाँ क्या हुआ? वो लिपि क्या कहलाएगी? यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात कि वो जो लिपि थी क्या थी? चित्रात्मक थी, चित्रात्मक। तो ये होता है। और इसी काल में किसकी उत्पत्ति हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय मनुष्य धातु से परिचित था। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ कांसे के बैल मिले हैं, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। तो क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है यहाँ पर परिचित हो चुका था धातु से। और यही युग होता है कि जब पाषाण के बाद का समय काल क्या कहलाया? ताम्र पाषाण युग, यानी तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग किए, और इसके बाद कहलाया कांस्य युगीन। यहां बिंदी होगा कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता कौन थी?
इंडस वैली सभ्यता। इसके समकक्ष जो 4 सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, वो सभी कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। यहाँ पर लोग कांसे से यानी धातु को जानते थे। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक में यानी कि आपके पास लिपि के साथ साथ मनुष्य पढ़ना भी सीख गया था, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरा तात्विक के साथ साथ यानी आर्कियोलॉजिकल व साहित्यिक लिटरेरी दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे, और ये कहलाता है बाद का समयकाल। तो यही देखिए, सीधे प्रश्न हमसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में एक ही टॉपिक से कि किस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है। बिल्कुल बच्चों सा सवाल है, आंख बंद करके गोला भरने वाले प्रश्न इसे कहते हैं। अगर ऐसे प्रश्न गलत करके आओगे तो वैसे ही आउट हो जाओगे एग्जाम से। तो ये सिंपल सा इतिहास, क्योंकि यहाँ लोग लिपि से, चित्रात्मक लिपि को जानते थे, तभी तो साइन बोर्ड को पहचान चुके थे। यहाँ लोग धातु से भी परिचित थे, कांसे से परिचित थे। तो यानी कि ये किस समय क्या होगा, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। बहुत इजी, इतिहास से तो नहीं, क्योंकि यहाँ लिखित कोई साक्ष्य में नहीं मिला था। क्या यहाँ पर किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऐसे प्रश्नों में एक से अधिक नहीं होता है, और ये हो सकता है, ये अब आपको तय करना है कि क्या आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों में एक से अधिक होने के चांस गलत होते हैं, क्योंकि किस ऐतिहासिक चरण, कोई भी एक सभ्यता 2 ऐतिहासिक चरण में नहीं हो सकती। किसी एक ऐतिहासिक चरण में उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन जो होता है वो माना जा सकता है। और बॉयज आप लोग डेली नहीं आते हैं, फर्स्ट डे इतने आए हैं, सिर्फ 2 ही बॉयज डेली दिखते हैं। यही होता है, रेगुलर क्लास नहीं करिएगा तो मेरा नुकसान कुछ नहीं होने वाला, आपका ही होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल, जितने भी मैं पॉइंट बोली हूं देखिए उससे प्रश्न आएगा। सिंधु घाटी स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। यहां आ जाओ, एक्सपेंशन की मैंने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सपेंशन कहां था। यहां देखिए, बहुत ही सिंपल, मैं तो देख के दंग हूं कि अगर बच्चों को थोड़ा सा सही तरीका बता दिया जाए तो सारे प्रश्न आप सही करके आएंगे। ऐसे इजी प्रश्न पूछे गए हैं। विस्तार कहां था, पूर्व में कितना, सॉरी नॉर्थ में कहां तक था, नीचे, ईस्ट, वेस्ट, वहां टाइपिंग एरर है, देखिएगा यहाँ र हो गया है, वैसे मैं सही कर दूंगी। अब इसमें 3 बातें याद रखनी होती है। मांडा है कहां वर्तमान में, जम्मू एंड कश्मीर, आलमगीरपुर यूपी में, एग्जैक्ट याद रखना हो तो याद रखिएगा मेरठ में, दैमाबाद, और महाराष्ट्र में एग्जैक्ट याद रखना हो तो अहमदनगर, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत। ये पॉइंट्स याद हो गए। अब ये किन नदियों के किनारे स्थित है, क्योंकि कोई भी सभ्यता नदियों के किनारे अधिक विकसित हो पाती है। जल जीवन है, जल से व्यापार हो सकता था, आज की तरह नहीं था कि व्यापार के इतने क्या बोलते हैं कि रूट क्या बोलते हैं स्थल, लैंडमार्क से आप इतना कर सकते थे, तो इसलिए उस समय जल बहुत जरूरी था। तो एक पॉइंट और याद रखना है आपको इसके बारे में, वो रखिएगा, ये किस किस नदी पर थी, मांडा, चिनाब, मेरठ, हिंडन, बच्चों सी बातें हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए, दैमाबाद, परवरा या प्रवरा, सेम ही बात है, कंफ्यूज, ये बता दो, दाश्क। दाश्क रिवर जो है पाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। अब यहां से क्या प्रश्न ये नहीं पूछा गया है, ये कहां से पूछा गया है, बहुत, ये 5 पॉइंट ही आपको इंडस वैली में रखने हैं। ओरिजिन कहां हुआ, किस किस नाम से जानी जाती है सभ्यता, एक्सपेंशन कहां कहां है, कौन से प्रमुख स्थल है और उनसे 5 प्राप्त जो एविडेंस है, और 5वां जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जैसे कि हड़प्पा को क्या कहा जाता है, लोथल किस लिए फेमस है। इतने पॉइंट्स याद हैं, कहीं बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, एक बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। जबकि ये 9 to 10 की हालत है, तो सोचिए 6 to 8 में क्या प्रश्न पूछा गया होगा। बहुत ईजी। अच्छा, तो मैं उसका भी कराऊंगी अभी, डोंट वरी। ये मैंने बोला टाइपिंग एरर था, ये बिंदी होगा, क्या होगा आंसर, अब आप बताइए। ऑप्शन सी इज राइट, दाश्क।
रावी और झेलम, अगर ये पूछा जाता प्रश्न में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहां तक है, तो हमेशा याद रखिएगा इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी है, उन 5 तक। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का, सॉरी, सिंधु घाटी का विस्तार, प्लीज आवाज नहीं, और ऑप्शन दिया होता है आपको रावी ए में, बी सिंधु, सी सतलज, और डी ई तो यही होने वाला है, तो आपका आंसर हो जाता डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यही होता है। अब हर बार ऐसे नहीं पूछेगा, मान लीजिए नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रश्न पूछे, तो इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न। क्या हुआ मैम? नहीं 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 नहीं, पीछे आपके सो रही है, तबीयत नहीं ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? आया ये प्रश्न कि वर्तमान में कहां स्थित है? यही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में हमेशा एक बात मैं बोलती हूं कि पढ़ना क्या है ये ज्यादा जरूरी होता है, आप पढ़ते क्या हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा पढ़ना क्या है, आप मार्केट में इतने नोट्स अवेलेबल है, इतनी बुक्स है, और यही वजह है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसे यही नहीं पता हमें पढ़ना क्या है। वो पूरा मार्केट में जो जिसने कह दिया, किसी सीनियर ने, किसी सेलेक्टेड ने, ये पढ़ लो, हमने ये पढ़ा था, उसके पढ़ने से उसका तरीका अलग होगा, क्यों आपको पढ़ना वो? यही वजह है कि सिलेक्शन रुकता है जाकर, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्ट्रेटेजी की कमी से। वरना मैं दावे से कहती हूँ पढ़ता यहाँ हर कोई होगा, हर कोई ही पढ़ता है, पर ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी बनना है पीएचडी में एडमिशन लो, रिसर्च करते रहो, ज्ञान बटोरते रहो। हुलास कहाँ है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एक से अधिक। अब ऐसे में क्या एक से अधिक हो सकता है? प्लेस की बात है, सबसे पहले इलिमिनेट करो कौन नहीं होगा, ये पहले काट दो, नहीं होगा। अब बताओ हुलास कहाँ है? कहां पर है? राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। कल क्लास होने वाली है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की यूट्यूब पे, ध्यान से देख लीजिएगा। 50 प्रश्न कराए जाएंगे, लगभग नहीं 30 प्रश्न है, और पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज भी प्रश्नों का 50 प्रश्न कराए जाने वाले हैं। यही वजह है कि हम प्रश्नों को गलत करके आते हैं, ऐसे इजी प्रश्न, और ये सारे दिखाऊंगी, एक बुक से पूछे हुए प्रश्न है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? एंटीगोनस, एंटियोकस, सेंड्रोकोटस, एक से अधिक। तो ये तो नहीं नाम दिया गया था, ये 2 नाम दिए गए थे। किसने दिया था सेंड्रोकोटस नाम? जस्टिन ने दिया था, और इसी जस्टिन के नाम को विलियम जोन्स ने माना था कि ये जो नाम दिया गया है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है। और ये एंटियोकस भी एक यूनानी था, उसका नाम शायद प्लिनी या एंटियस कुछ था, उसने दिया था। ये जस्टिन ने नहीं दिया था नाम, सेंड्रोकोटस नाम जस्टिन का दिया हुआ था। पर ये तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये मौर्य से 3 प्रश्न, इंडस वैली से, चौथा प्रश्न मौर्य से। अब नेक्स्ट, किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? यहां पूछ रहा है किस यूनानी लेखक ने कहा, ये नहीं पूछ रहा है दिया किसने है, क्योंकि दिया किसने था इसे, ये प्रांत? जब पराजित हो गया था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर पराजय के बाद 4 प्रांत दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था। और यही कहा जाता है कि भारत में प्रथम जो है इंटरनेशनल मैरिज हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जिससे हुआ था वो थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलना। और इसने 4 प्रांत दिए थे, एरियाना के अलावा जो दिया था हेरात, काबुल, बलूचिस्तान, क्या था, कौन सा? हाँ जी, ये 4 प्रांत थे। तो ये पूछा जा रहा है किसने कहा था, और अगर यही प्रश्न पूछ देता कि किसने दिया था, तो जवाब क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर। अब देखिए कहां से पूछे गए हैं प्रश्न आपके। ये है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत मोटी बुक है, मैं पढ़ाऊंगी, वरना आप लोग पूरा
ये हुआ चैप्टर, हाँ दृष्टि की बुक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहां विस्तार बताया गया है, ये पॉइंट विस्तार। यहां से एक प्रश्न हो गया, यहां लिखा हुआ है कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, और जब आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर में यहां मिलता है कि जब विभाजन किया जाता है तो आद्य ऐतिहासिक काल में होता है। उसके बाद प्लेसेस की जब बात होती है तो यहाँ बहुत सारे प्लेसेस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो मैं, अब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं बहुत डीप पढ़ा रही थी आप लोगों को, मुझे पता चला कि आप लोगों को वो पॉइंट्स पढ़ाने हैं जो कि फैक्ट बेस है, और उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मुझे बताना है। मुझे बहुत डीप जाके आप लोगों को नहीं पढ़ाना है। शायद मैं जो क्लासेस कर रही थी वो बहुत ज्यादा डीप जा रही है, यानी कि वो पीसीएस लेवल की हो जा रही है, तो ऐसे आपको करना है। खैर इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे भी, क्योंकि मैं किसी का आंसर देख के नहीं आई हूँ, मैं बता दूंगी, शायद कोई होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। अशोक, क्योंकि मैं समझाने के लिए ये प्रश्न लाई हूं, अशोक को युद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तीसरा प्रश्न मौर्य से, यहां नोट भी करते जाना। 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीसरा प्रश्न ही मौर्य। अब जब एक चैप्टर से इतनी क्लियरिटी है कि 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब इससे इजी आपको क्या ही बता सकते हैं। जबकि आप जब पीसीएस का पेपर देंगे, एक प्रश्न किस टॉपिक से होता है, दूसरा किस टॉपिक से, पता ही नहीं चलता। यहाँ लाइन से दिया हुआ है, अब इससे इजी क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे? अब इससे इजी सच में नहीं प्रश्न हो सकता। निप्रोथ, जितनों का मुझे पता है मैं आंसर बता दे रही हूँ, जिसका नहीं होगा कल मैं सर्च करके बता दूंगी, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आई हूं इसे। निफ्रोत, उपगुप्त, मोगली, पुत्तिस, एक से अधिक कोई नहीं। दीक्षित किसने किया? किसी एक व्यक्ति। देखो, जब कोई संस्था के बारे में हो तो उसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों में क्योंकि दीक्षा किसी एक के थ्रू, 2-3 के, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने किया था, महात्मा बुद्ध को 2 लोगों ने दीक्षा दी थी, तो ऐसा भी हो सकता है। किसी को पता है, अशोक को, बहुत इजी प्रश्न है, किसने दिया था बौद्ध धर्म का दीक्षा? हुआ था कि अशोक अपने क्या बोलते हैं, राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष क्या किया था? 261 बीसी में कौन सी घटना हुई थी? कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के पश्चात क्या हुआ था? उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, और उसने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों? क्योंकि उसे जब एहसास हुआ कि अहिंसा गलत है, सिर्फ एक क्षेत्र को हथियाने के लिए या एक क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए मैंने कितने न जाने कितने लोगों की हत्या की। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। अब कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, क्योंकि 99 भाई होने ही अपने आप में बहुत अतिशोक्तिपूर्ण लगता है, बट क्या सच है उससे हमें बहुत ज्यादा नहीं जाने की जरूरत है। तो इसे जब ये हुआ, उसके बाद इसने पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और बौद्ध धर्म दीक्षा लेने के बाद 10वें वर्ष इसने क्या किया था? बोध गया की यात्रा की थी। अब देखिए, ये प्रश्न भी बौद्ध धर्म से पूछा। नेक्स्ट प्रश्न, वैसे मैं बता दे रही हूँ इसका आंसर मुझे पता है, उपगुप्त है, उपगुप्त ने शिक्षा दी थी। अब देखिए, बौद्ध धर्म से शिक्षा पूछा, नेक्स्ट प्रश्न में मैं तो दंग हूं। देखो फिर से बौद्ध धर्म से, अशोका ने ये क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट की वजह से, क्योंकि हिंदी में हम इंग्लिश में अशोका ही लिखते हैं, इसलिए अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की? अब इससे इजी क्या पूछेगा? पूछा भी कि बौद्ध धर्म क्या किसने शिक्षा दी, याद रखिएगा 10वें वर्ष। 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। अशोक महात्मा बुद्ध के द्वारा उन सभी स्थानों का यात्रा किया जहां जहां महात्मा बुद्ध गए थे, जैसे कि वो लुम्बिनी गया क्योंकि उनका जन्म वहां हुआ था, सारनाथ गया, बोध गया गया, और उसने सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था महात्मा बुद्ध ने, सॉरी अशोक ने, अपने पुत्र पुत्री को, और जो नियुक्त किए जाते थे वो रज्जुक कहलाते थे। तो अब मैं जो पढ़ाऊंगी एकदम फैक्चुअल बेस्ड, और फैक्ट्स में आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, क्योंकि मैं बहुत डीप पढ़ा रही हूँ, आप लोग याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी टाइप का प्रश्न पूछा गया है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ईजी है, जैसे मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है बहुत ईजी प्रश्न है। क्या सर?
हाँ जी, क्योंकि मैं तो इसी अकॉर्डिंग बताऊंगी। देखिए, पेपर का एकदम से पैटर्न चेंज हो वो टीचर नहीं जानता है, क्योंकि वो तो एग्जामिनर जानेगा कि कैसे। लेकिन हमेशा प्रिपरेशन किस आधार पे होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे, क्योंकि हमारे पास तो यही एक तरीका है कि हम क्या पढ़ के जाएं। अब देखिए, इससे चौथा प्रश्न आया और एक से ही, यानी कि बौद्ध धर्म से 2 प्रश्न पूछ लिया गया सीधे सीधे। और इसके लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो रज्जुक कहलाते थे या तीर्थ यात्री। और याद रखिएगा, इससे पहले जो यात्रा होती थी वो विहार यात्रा कहलाती थी। विहार क्या होता है? बौद्ध धर्म में जो मठ होते हैं, तो हाँ, वो मठ यानी जहां रहते हैं, तो विहार यात्रा। लेकिन अशोक ने क्या किया? उसे धम्म यात्रा में तब्दील कर दिया। हाँ, इसने विहार को अब धम्म यात्रा कहना। क्यों? क्योंकि धर्म जो शब्द है उसे पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, और त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है उसमें एक जो मूल है वो धम्म ही है, धम्म है, इसलिए। हाँ, तो धम्म यात्रा यानी कि, तो ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और प्रश्न आपके बिल्कुल इजी बन जाएंगे। नेक्स्ट, 4 प्रश्न पूछे गए, 5वां प्रश्न फिर अशोक से। किस लघु शिलालेख से अशोका ने त्रिरत्न, देखिए यहां बुद्ध धम्म संघ, सेम एक दूसरे से रिलेट होता हुआ प्रश्न। अभी मैंने धम्म, मुझे नहीं पता था कि धम्म ही आएगा, पर मैंने धम्म की बात की थी। देखिए, धम्म संघ में अपना विश्वास प्रकट क्या है? विश्वास प्रकट किया है। यानी किस, आप जानते हैं कितने टोटल शिलालेख थे? वो उसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी नहीं मैं कह रही हूँ, जिसमें गुर्जरा मास्करी बहुत सारे थे उसकी। इन देखिए, अशोक के जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के थे, ठीक है, समझ लीजिए यहां पर। एक था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख। जैसे कि अभी भी जानते हैं कि दिल्ली में मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, कहा जाता है कि उसकी जो मतलब ऐसी बनावट है और ऐसे धातु जो लौह बना हुआ है, आज तक उसमें जंग नहीं लगा, जबकि लोहा खुले में तुरंत जंग लग जाता है। किस कारण से लगता है? साइंस का प्रश्न है, लोहे में जंग किस कारण से लगता है, और उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जस्तीकरण जो बोला जाता है, जी बिल्कुल सही। और एक होता है गुहा लेख। गुहा लेख होता है जो गुफाओं में लेख अंकित किए हो जाते हैं, वो गुहा लेख कहलाते हैं। ये भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगा और ये भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि एक बृहद और एक लघु। यहाँ एक बृहद और यहाँ लघु। और ये एक प्रकार, क्योंकि ये गुफाओं पे जो अंकित होते थे उनकी, जो कि विहार बनवाए जाते थे। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पे 4 विहारों का निर्माण करवाया था, और इसके पौत्र यानी बेटे के बेटा दशरथ ने 3 बनाया था, नागार्जुनी पहाड़ियों पर बनवाया था, तो वो होता है गुहालेख। तो शिलालेखों में कहा? इसका आंसर है भाब्रू। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ र भी होगा। अब भाब्रू है कहाँ, ये पता आपको जरूर होना चाहिए। भाब्रू अभिलेख कहाँ है वर्तमान में? ये है वर्तमान में राजस्थान में, गुर्जरा मध्य प्रदेश, मास्की कर्नाटक में है। तो यहां पूछ रहा है किस लघु शिलालेख से त्रिरत्न की बात की गई है, तो बुद्ध धम्म संघ जो है ये कहा गया है भाब्रू में। आपको पता होना चाहिए, आप उन 14 शिलालेखों की बात करें जिनका विषय क्या है वो आप बता रहे थे। हाँ, वो उसमें जो है विषय बताया गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है। जी बिल्कुल। तो ये बातें ही आपको याद रखनी, बहुत कम मतलब आपको पढ़ना है, बस उसको सही तरीके से अब सोच लीजिए। 5वां प्रश्न, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन। अब जब आप किसी भी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो उसके फीचर्स बहुत जरूरी होते हैं, और फीचर्स के अंतर्गत जैसे कि मैं बात कर लूं इसी की विशेषताएं, तो इन विशेषताओं में आपको याद रखना है प्रशासनिक। प्रशासनिक के अंतर्गत 3 बातें, राजनीति में किस तरह का इनका विभाजन था, यानी राष्ट्र था, उसके बाद प्रांतों को क्या कहते थे, जिले को क्या कहते थे, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, यानी सेना में कौन कौन लोग शामिल होते थे। तो याद रखिएगा, मौर्यों के सेना में चतुरंगी सेना कहलाती थी, पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार होते थे, हाथी होती थी और रथ होते थे। उसके अलावा प्रशासन में आपको याद रखना होता है, अच्छा ये आ गया,
प्रशासन के अंतर्गत आपको याद रखना है न्याय व्यवस्था, क्योंकि किसी भी समाज को सही तरीके से चलाने, क्या आप लोग सो के नहीं आती, रात भर इतनी पढ़ाई ज्यादा करती हैं? कोई नहीं, सो जाइए, मैं पेपर में बस मत सोइएगा। उसके बाद सामाजिक, सामाजिक में आपको जानना होता है कि स्त्री की स्थिति कैसी है उस समय, उसके अलावा दास व्यवस्था थी या नहीं, गुप्तचर व्यवस्था थी या नहीं इस समय समाज में, ये सारी बातें। आर्थिक में आपको जानना होता है कि कृषि विशेष थी क्या या व्यापार पर आधारित थी, इनके यहाँ आय के मुख्य साधन क्या क्या थे, मुद्रा कौन कौन सी इनके समय चल रही थी, व्यापार कहाँ से हो रहा था, आयात निर्यात की वस्तुएं याद रखनी है। इसके अलावा धार्मिक, यानी कि किस किस धर्म को जो है ये लोग महत्व या मानते थे। तो जब हम मौर्यों को पढ़ते हैं तो मौर्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को एडप्ट किया था, जैन धर्म को। अशोक ने किसको किया, बौद्ध। लेकिन जबकि शुरुआती समय में अशोक था शिव का उपासक था, शिव को मानता था, फिर बाद में बौद्ध। इसके बीच में जो था बिंदुसार, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। फिर इसीलिए कहा जाता है कि ये कई धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, तो ये आपको जानना होता है। और एक होता है साहित्य कला से कितनी इनकी रुचि थी, क्या साहित्य और कला के क्षेत्र में इन्होंने कुछ विस्तार किया था। अब इनके अंतर्गत 3-4 पॉइंट आपको जान लेने हैं, इसके अंतर्गत 2-3 पॉइंट जान लें, आर्थिक में भी 2-3 पॉइंट, धार्मिक में तो एक ही, किस किस धर्म के प्रति, और साहित्य कला में देखना है कि इस समय पुस्तकें कौन थी। जैसे साहित्य की बात करें तो 2-3 पुस्तकें फेमस है, एक इंडिका, किसकी रचना है जी, इसके अलावा कौटिल्य की रचना क्या है, अर्थशास्त्र। 2-3 पॉइंट जानना है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। यहां पूछा है कि संग्रहक के अधीन यानी अधिकारी कौन कौन होते थे, ये आता है आपके प्रशासन के अंतर्गत, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए ही हम अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, किस मतलब पोस्ट पे कौन व्यक्ति होता था। यहां पूछा जा रहा है संग्रहण के अधिक कितने गांव, सॉरी अच्छा ये इसी के अंतर्गत आता है जो विभाजन किया जाता है, राष्ट्र, प्रांत, जिला को विषय कहा जाता था। उसके बाद गांवों का अलग अलग समूह होता था, 400 गांवों का समूह, 200 गांवों का समूह, 100 गांवों का समूह, 10 गांवों का समूह। अब देखिए ये प्रश्न मैं दिखा रही हूं कहां से पूछा हुआ है। इसलिए मैं इसी बुक का रेफरेंस लेते हुए पूरा आपका नोट्स बनवा दे रही हूँ ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। मौर्य प्रांत विभाजन, यहां अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, केंद्र जो कि सबसे मुख्य है, प्रांत, मंडल जो कि जिला कहलाता था, स्थानीय 800 गांवों का समूह स्थानीय कहलाता था, 400 गांवों का समूह द्रोणामुख कहलाता था, उसके अलावा 200 गांवों का खारवटिक कहलाता था, संग्रहक 10 गांवों का। देखिए सीधे सीधे इससे सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। ओ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सॉरी मैं तो भूल ही जाती हूँ, लाइव भी चल रहा है। तो यहाँ कितने गांवों का, 10 गांवों का समूह क्या कहलाता था, ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। अब इसे करने का तरीका एक था, 50 गांवों का कोई समूह था ही नहीं वहां पर, 800, 400, 200 और उसके बाद 10 गांवों का समूह था। हाँ 400 और 100 गांवों का भी शायद नहीं था, हाँ 200 के बाद सीधे 10। अगर आप पढ़े होते तो 2 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर लेते। तीसरा क्या करते, कभी भी जब समूह पूछ जा रहा है तो एक होगा, इसको हमेशा सबसे पहले एलिमिनेशन अपने स्मार्ट तरीके से कर दीजिए, होगा या नहीं होगा। ये हो गया, तो या तो फिर अब आप कितना, या तो सही करेंगे आप या गलत करेंगे, 2 ही आपके पास चांस है। अगर ये पता होता 150 गांवों का समूह था ही नहीं मौर्यों में, 800, 400, 200 और 10 गांवों का, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये हो गया कि एक से अधिक हो नहीं सकता, तो 2 ही आपके पास रास्ते थे, या तो आप गलत करके जवाब आएंगे या फिर सही करके आएंगे। जब 2 ऑप्शन बचते हैं तो याद रखिए 50-50 पर पहुंचने के बाद किसी भी प्रश्न को न छोड़े, और इसमें निगेटिव मार्क्स है तो ऐसे ही छोड़ के नहीं आना है। हाँ तो इसीलिए कम से कम यहां तक तो पहुंच पाएंगे, तो ये ही चीजें पढ़नी है। अब मुझे समझ में आ गया आपको पढ़ाना क्या है, बहुत कम पढ़ाना है और बहुत सटीक पढ़ाना है आप लोगों को। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है, अभी तक देखिए लगातार 10वां प्रश्न है, 3 के बाद 7 प्रश्न लगातार मौर्य डायनेस्टी से।
एक चैप्टर से अगर 7 प्रश्न पूछ रहा है, अब इससे इजी आपसे क्या ही पूछेगा। आपको मौका दे रहा है कि बेटा बन लो, वरना फिर हम देंगे नहीं कभी बनने का मौका। दो, तीन, चार, एक से अधिक उपर्युक्त में से नहीं, 4 था जो इसने गुप्तचरों का विभाजन किया था, 4। अब यही याद रखिए, जब भी ऐसे मैं कहती हूं कि प्रश्न पढ़िए, उस प्रश्न से कितने और आप प्रश्न आप बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। यहां अब एक प्रश्न और बन सकता था कि जैसे इसने बोला कि गुप्तचरों की संख्या 4 थी, वैसे ही दास के प्रकार अगर पूछे, क्योंकि दास व्यवस्था थी, दास व्यवस्था थी, तो दासों का प्रकार कौटिल्य की रचना में 9 बचाया गया है। ये होता है पढ़ने का स्मार्ट तरीका। तुक्का कभी नहीं लगता है, एलिमिनेशन होता है और स्मार्ट तरीका होता है आपके पढ़ने का। सीख मिस्टर संतोष, 10 का जवाब आपका सी बिल्कुल सही है। संतोष आपका जवाब। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्यकाल, 11वां प्रश्न फिर मौर्यकाल से। अब इससे इजी कुछ नहीं पूछा जा सकता। मौर्यकाल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? यानी कि जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे, उनमें से अलग अलग अध्यक्ष होते थे विभागों के लिए, जैसे राजकोषीय विभाग के लिए अलग, अनाज भंडारण के लिए अलग, वो कहलाते थे तीर्थकार। यहां वो भी मैं दिखा रही हूं, एकदम सिंपल लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है मौर्य तीर्थ और संबंधित विभाग, नीचे लिखा हुआ है अध्यक्ष और संबंधित विभाग। आपको यहाँ पूछा गया है, अध्यक्ष लगा हुआ है, ये अध्यक्ष का पद है। ये तीर्थ, जो उच्च अधिकारी होते थे मौर्य डायनेस्टी में, वो तीर्थ के नाम से जाने जाते थे। तो याद रखिएगा, जो लक्षणाध्यक्ष होता था वो मुद्राओं का होता था, मुद्राओं का। सनिधा जो धाता है ये होता था जो कि राजकोष देखता था, यानी अन्न भंडारण वगैरह जो होता था, राजकोष में कितना आय आ रहा है, ये सब काम होता था। तो कितना मुश्किल से उसमें 20 दिए हुए हैं, उसमें से अगर आप 10 याद कर लिए, 8 याद कर लिए, तो मान लीजिए कि कम से कम ये आपको पता होता, ये नहीं पता होता, तो इसे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सब कुछ एग्जामिनर इजी ही कर देगा, कुछ पढ़ के भी जाना है। तो ये 2 कम से कम एक ही आप एलिमिनेट करें तो कुछ तो पता चले। अब ऐसे में क्या 2 जवाब हो सकता है? अध्यक्ष तो कोई एक ही हो सकता है। तो ये एलिमिनेशन का मेथड सीखिए, ना कि हमेशा सीखिए क्या नहीं होगा फिर उसके बाद होगा अपने आप निकल जा रहा है। यानी टोटल 8 प्रश्न, 8 3 11 होते हैं। 11 के ए बिल्कुल मिस्टर संतोष आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिर मौर्य से प्रश्न, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? जैसे आज भी भारत का वित्तीय वर्ष होता है कि इसे, हाँ, अप्रैल से मार्च, जी बिल्कुल। तो वैसे ये पूछा जा रहा है मौर्यों के समय काल का, क्योंकि ये इतिहास है तो आज से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये पूछेगा कब का। अच्छा, आप में से किसी के पास टीचर वाली बुक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर हो गया, या आप लोग जिधर रहते हो किसी के पास मतलब आसपास बुक की दुकान हो? क्योंकि अच्छा ठीक है, वो क्लास के बाद चर्चा कर ले रहे हैं। चैतम यानी चैत को लिखा है, आषाढ़म आषाढ़ को, पुष्यामी, पुष्यामी जो शायद लिखा होगा, पौरुष जिसे या कुछ क्या बोलते हैं, सावन के भादो, उसके बाद कुछ आता है ऐसे, उसके लिए शब्द है। एक से अधिक कोई नहीं, एक से अधिक पहले एलिमिनेट कर लो, किसी एक को ही वित्तीय वर्ष घोषित किया होगा। ये 4 में से याद रखिए। अब मतलब कुछ चीजें तो पढ़नी है, ये होगा आषाढ़ को वो अपना पहला वित्तीय वर्ष मानते थे मौर्य। कम टू नेक्स्ट। मौर्य काल में बात नहीं, बातचीत नहीं प्लीज। मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार निर्माण करवाया? अब पता है 2 ही लोगों ने करवाया था, एक अशोक और एक दशरथ ने। इसका नाम हम पहले से कर दे, कट कर दे। और एक प्लेस के बारे में एग्जैक्ट पूछ दिया है, ये नहीं देता। मान लीजिए एक प्रश्न मैं बना रही हूं कि मौर्य काल में किसने कुछ गुहा विहार का निर्माण कराया था, और ये होता नहीं, ये मान लो कि है ही नहीं, तो दोनों हो जाता।
अशोक, तो आपका जवाब ई हो जाता। बट जब एग्जैक्ट प्लेस के बारे में दे दिया है तो दो में से कोई एक ही जवाब होगा, तो आप दो आसानी से इलिमिनेट कर सकते थे, ये और दो ही हुआ है तो ये भी कर सकते थे, क्योंकि इतना तो पढ़ा है कि अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने ही जो है गुहाओं का निर्माण करवाया था, यानी रहने के स्थानों का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने करवाया था बराबर की पहाड़ियों पे 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें लोमहर्ष ऋषि और 4 थे, और दशरथ ने कराया था जिसमें वत्थिका वगैरह थी 3 कराया था, और ये नागार्जुनी। कहाँ है नागार्जुनी पहाड़ियां वर्तमान में? गया में है नागार्जुनी पहाड़ियां, और बराबर की पहाड़ियां जो है वो वर्तमान के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, यानी कि 10 प्रश्न लगातार एक चैप्टर से, एक चैप्टर पूरी तरह तैयार, 10 में से कम दावे से कह रही हूं कि 8 प्रश्न सही करके आओगे। 10 में 10 मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं ये कोई वारंटी आपको नहीं दे रही कि यहां से सिलेक्शन नहीं तो कहीं से नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कहने की बात है। अब आया हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय, ये हो गया गुप्तोत्तर काल से, क्योंकि हर्ष जो था, हर्षवर्धन को हर्ष लिखा जाता है, ये गुप्तोत्तर काल का है। किस वंश से संबंध है हर्ष का? नहीं, पुष्यभूति या पुष्यवर्धन वंश कहलाता था जी। तो वहां के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? यहाँ एक प्रश्न और भी बन गया कि इन फ्यूचर अगर आपसे पूछा जाए कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य के संघर्ष का वर्णन किस अभिलेख से है, तो आपका जवाब हो जाएगा एहोल। यानी कि इस प्रश्न में भी एक आंसर छिपा हुआ है। इसकी जो रचना की गई थी वो किए थे, ऑप्शन ए इज राइट, रवि कृति किया गया था। बिल्कुल सुधा, प्लीज प्रिया आप लोग नंबर के साथ जवाब दे, ताकि कम से कम आइडिया चले कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रही हैं। कम टू नेक्स्ट, हर्षवर्धन, फिर हर्षवर्धन से, यानी कि गुप्तों में हम मान के चल सकते हैं कि पुष्यभूति जो या पुष्यवर्धन जो वंश है, ये 2 नामों से जाना जाता था, पुष्यवर्धन भी कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी एंशियंट में अभी हमने देखा इंडस और मौर्य इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीसरा देखा हमने गुप्तोत्तर में पुष्यभूति या पुष्यवर्धन वंश। इसमें है सर्वकेतु, सिंहनाद, हंसबेग। अच्छा, हम प्रश्न को पहले पढ़ें। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासनारोहण हेतु उसे उत्साहित किया था? यानी कि उसे गद्दी पर बैठने के लिए किसने जो है उत्साहित किया था? पुष्यभूति वंश जो था, इसमें क्या हुआ था, ये 3 भाई थे राजवर्धन, 2 भाई थे और एक इनकी बहन भी थी, राज्यश्री नाम था, जिसका विवाह जो है कन्नौज के राजा से हुआ था। जब राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? गौड़ शशांक ने कर दी थी। तो ये बदला लेने के लिए शशांक को पराजित किया था, और तभी इसने अपनी राजधानी कहां हस्तांतरित कर दी थी? कन्नौज से, थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर दी थी। तो वर्धन का सेनापति कौन था? सिंहनाद। तो ये फैक्ट्स, इसमें एक चीज और भी सामने आ रही है बात कि फैक्चुअल बहुत पूछा जा रहा है, यानी आपको फैक्ट्स पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि मैं अब शॉर्ट नोट्स जो बनाऊंगी तो फैक्ट्स बेस्ड ज्यादा बनाना पड़ेगा मुझे नोट्स, ताकि आपके लिए रिवीजन टाइम में जो होगा, जो जैसे बुक्स में बॉक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं देख रही हूँ कि उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, हाँ, तो वो सब मैं जो आगे आप लोगों का नोट्स इसी आधार पे होगा। चीनी लेखक के अनुसार इसके समय कौन चीनी लेखक आया था? हर्षवर्धन के समय कौन यात्री आया था? जी बिल्कुल सही, वेनसांग आया था। के अनुसार पुलकेशिन से ही इसकी द्वितीय से लड़ाई हुई थी, जो एहोल अभिलेख में वर्णन है। पुलकेशिन किस वर्ष मगध राज की उपाधि धारण की थी? 640, 641, 642, एक से अधिक नहीं होगा, किसी एक वर्ष ही धारण किया होगा। ये हो सकता है कि कोई नहीं, इसमें से एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, क्योंकि ईयर है, मैं बता दूंगी, पर मैं बता दूंगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे नहीं पता था ऐसे प्रश्न है। वेनसांग आ गया फिर से। वेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? विहार यानी जो मठ गुफाओं में अभी तक बनता था, इसके पास इतना सोचिए कि पैसा था कि इसने पीतल से रहने का स्थान बनवा दिया। वेनसांग जब आया था, याद रखिएगा, वेनसांग के समय बिहार में सबसे चर्चित जो जगह था नालंदा विश्वविद्यालय था, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है बिहार में 2 थे, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवा दिया था?
हाँ, और इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीने पहले, 1 महीने हो गए, नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो इस बार इसके पूछे जाने, इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, ध्वस्त किसने किया, या करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो भी घटनाएं हुई हो, जो बनाया गया है उसके बारे में। बोध गया, राजगीर, नालंदा, एक से अधिक कोई नहीं। अब याद रखिए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करें तो नहीं पता होते भी आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ह्वेनसांग जब आया था तो ये नालंदा विहार में गया था, या नालंदा महाविहार जो था, शिक्षा ग्रहण करने गया था, और वहां पर इसने शिक्षा ग्रहण की थी। और हर्षवर्धन के समय सबसे चर्चित विश्वविद्यालय जो था नालंदा, तो ये याद रखिएगा, उसने नालंदा में ही बनवाई थी। तो ये होता है थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना, एग्जैक्ट सारी बातें आपको पता नहीं होंगी, ये याद रखिएगा। कोई पूरा जो है याद नहीं रख सकता। 17 का ए ध्यान से प्रिय सी होगा। कितने महीनों तक, अब ये सब देखो कुछ ज्यादा ही फैक्चुअल कर देता है, कितने महीनों तक ह्वेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया। अभी वहां पूछा, फिर यहां से पूछा, वैसे एग्जैक्ट इसका है ये 2 वर्ष ठहरा था, पर 2 वर्ष का कितना होगा, 12 दूनी 24, एक भी ऑप्शन 24 से नहीं रिलेट हो रहा है, यानी ऑप्शन ई इज राइट। एक तो ये ई लाकर अलग आफत कर रखा है इसने, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एग्जैक्ट पता होने के बाद भी सिर्फ ई की वजह से बच्चा गलत कर देता है, और डी की वजह से, एक से अधिक ऑप्शन या तो 5 दे देता, पर वो यही चाहता है कि टीचर हमें स्मार्ट बना के लाएं। अब वो चाह रहे हैं, जो घिसी पिड़ी टीचर आ रही थी ना, वो अब उन्हें नहीं भा रहा है, इसलिए वो स्मार्ट टीचर की खोज कर रहे हैं कि जो स्मार्ट तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने ये 5 ऑप्शन लेकर आए हैं वो। अब प्रश्न आया गुप्त काल से, यानी कि गुप्तोत्तर से बहुत नहीं प्रश्न है, 2-3 प्रश्न ही पूछे गए हैं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। अब ये सिंपल भी पूछ सकता था कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, पर यहां आपको बता दिया कि इसकी स्थापना किस काल में हुई थी। एग्जामिनर एक प्रश्न बता दिया कि इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अब बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य यानी कि सेकंड, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, एक से अधिक हटा दो, संस्थापक एक ही कोई होगा, एक कोई नहीं। 18 से 28, मिस्टर संतोष, यू आर कंफर्म्ड कि 18 से 28 था? नहीं, किसी ने ऑनलाइन जवाब दिया है। मैंने तो 2 वर्ष पढ़ा है, बट एग्जैक्ट मुझे भी अभी पता नहीं। उसमें तो लिखा है 2 वर्ष। इसका सही जवाब दीजिए। ये बहुत इजी प्रश्न है, ये कोई नहीं गलत बता जी। किसने बनवाया था फिर? किसने? कुमार गुप्त, नॉट श्री गुप्त, वो थे फाउंडर थे। कुमार गुप्त भी प्रथम, याद रखिएगा, क्योंकि कुमार गुप्त 2 हैं, तो प्रथम, ये याद रखिएगा। अब यही जैसे ही आपके दिमाग में नालंदा विश्वविद्यालय आए, उसी समय लाना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जवाब आप सभी की तरफ से, किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पाल शासक, बिल्कुल सही। तो ये होता है रिलेट करके पढ़ना। वहां पर जो बनाया गया था, उसके अलावा एक वहां सोमपुर विहार की भी स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान के बांग्लादेश में है, सोमपुर विहार। तो ये होता है रिलेट करने का पढ़ के तरीका। सिर्फ रटी रटाई ये पीढ़ी पर वो मत पढ़िए। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने दक्षिण भारत, चोल किधर के शासक थे? चोल, चेर और पांड्य। 2 त्रिपक्षीय संघर्ष माना जाता है इतिहास में। एक माना जाता है जो हुआ था राष्ट्रकूट, गुर्जर और प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और पालों के बीच, और एक त्रिपक्षीय संघर्ष माना जाता है चोल, चेर, पांड्यों के बीच, जो दक्षिण भारत में थे। तो दक्षिण भारत में चोल से कई प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम, सिंहल किस समय, प्राचीन समय काल में सिंहल द्वीप किसे कहा जाता था? श्रीलंका, जी बिल्कुल एग्जैक्ट सही। श्रीलंका को सिंहल द्वीप कहा जाता था। कहा जाता है कि सिंहल द्वीप की जो औरत होती थी उस समय सबसे सुंदर होती थी। पद्मावती की कहानी, जायसी, कहा जाता है कि वहां पर वो सुंदरियों का देश कहलाता था। अभी कौन कहलाता है? पेरिस।
वैसे उस समय सिंहल द्वीप था। तो श्रीलंका के एक राजा थे महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था किस चोल शासक ने? राजराज प्रथम, द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय, एक से अधिक कोई नहीं। याद रखिएगा चोलों में दो ही फेमस राजा होते, एक राजराज प्रथम और एक राजेंद्र प्रथम। सबसे चर्चित जो है यही दो ही रहे हैं। तो इसका सही जो जवाब है वो राजराज प्रथम। तो ये भी एक तरीका होता है कि कौन से राजा फेमस रहे तो उनके बारे में पूछे जाने के चांसेस कितने अधिक होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा हमेशा जो कि ज्यादा चर्चित रहे हैं। आज भी कभी भी जब करेंट अफेयर्स में पूछा जाता है, जी बिल्कुल मिस्टर संतोष राखी, सभी का जवाब सही है, धमपाल। हमेशा अभी भी देखिएगा क्या पूछा जाता है, कोई भी चर्चा जब करंट अफेयर्स में रहेगा कि उसका सीईओ कौन बना या क्या हुआ, जो फर्स्ट पोस्ट पे होता है। जैसे अभी पूछा जा सकता है, अभी कुछ दिनों पहले जो टेलीग्राम का है, कल परसों की ही न्यूज है, उसके सीईओ को हटाया गया है उसके पद से। तो हमेशा करंट अफेयर्स में इन्हीं सब बातों को ध्यान रखिए। मैंने एक बात जो जीएस में पूछा जा रहा है आपका हिस्ट्री, वो ज्यादा टफ है। हिस्ट्री जो मैंने देखा, जो आपका जीएस में 8-9 हिस्ट्री पूछे जा रहे हैं ना, 8 पूछे गए हैं, वो हिस्ट्री काफी टफ है। जबकि आपके सब्जेक्ट से जो हिस्ट्री पूछा जा रहा है, यानी जिसका जो सब्जेक्ट है 40 प्रश्न एक और 40 दूसरे सब्जेक्ट से, वो बहुत इजी प्रश्न है। तो कोशिश करिए इसमें मार्क्स बहुत ला दीजिए कि वहां थोड़े कम से दोनों मार्क्स ऐड होके भी आपका फाइनल रिजल्ट आता होगा। तो कोशिश करिए, हमेशा यही होता है कि जब एक हमारा कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो हमारी कोशिश रहती है कि दूसरे में इतना अधिक मार्क्स ला दे कि दोनों को हम बैलेंस कर ले। तो इसमें बहुत इजी है, तो आप लोग मार्क्स ज्यादा ला दीजिए। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी? बिल्कुल सही, क्योंकि राजेंद्र प्रथम ने ही ये उपाधि भी धारण की थी, गंगैकोंडचोलपुरम की उपाधि भी इसने धारण की थी और इसी ने। तो वैसे भी ये नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि दो ही फेमस थे, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो ये तो ऐसे ही आपको सीखना है कि कैसे इसलिए मैं कहती हूँ डेली पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर अपने, खासकर जिसका पेपर देना है उसके प्रश्नों को देख लो, आप अच्छे से देखो, बुक्स में मिलाओ। कोई तो बुक्स पढ़ते होगे आप लोग, उस बुक्स से देखो प्रश्न आखिर बनता कहाँ है, ताकि जब पढ़ा जाए तो पता चलता है कि हाँ इन पॉइंट को हमें अंडरलाइन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अब वो बात नहीं है, वो खुद चाह रहा है कि टीचर हमें स्मार्ट चाहिए, भाई बच्चा नहीं पढ़ रहा है सरकारी स्कूलों में आकर। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर, जो कि बृहदेश्वर शिव का मंदिर जो है नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, निर्माण कराया? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कोलोतुंग प्रथम, एक से अधिक? याद रखिएगा राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चोल से ही 3 प्रश्न पूछे गए। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा जाता था? है या है, सॉरी। राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम, राजराज प्रथम, एक से अधिक? याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम को ये उपाधि दी गई थी चोल, और वहां के जो लेखक थे उन्होंने जो है उन्हें चोल नारायण कहा था, क्योंकि सर्वाधिक जो है विकास, प्रशासनिक सुधार और ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय, इसलिए। सर्वप्रथम अब आ गया क्या? अभी तक चल रहा था आपका एंशिएंट हिस्ट्री, अब आया मजा। तो यानी कि जो 40 प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से आपके लगभग 23 प्रश्न एंशिएंट से पूछे गए हैं और बचे 17 प्रश्न मेडिवल से, क्योंकि इसमें मॉडर्न नहीं पूछा है। क्या सिलेबस में ऐसा कहीं नहीं डिफाइन किया गया है कि 9 to 10 में इतना पूछा जाएगा? नहीं है। हाँ, इसके सिलेबस में दिक्कत तो है, मैंने भी देखा था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश किस वंश से? गुलाम, दास, ममलुक। गवर्नर बनाया गया था संभल, बदायूं, ग्वालियर, एक से अधिक का कोई नहीं। जब यहां पर लिखा गया कि सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम किसी एक जगह का ही कोई व्यक्ति बन सकता है। ये लिखा होता इल्तुतमिश को कहां कहां का गवर्नर बनाया गया है, तो हम मान सकते थे कि एक से अधिक स्थानों पर उसने गवर्नर की पद जो है नियुक्त की होगी। लेकिन जब सर्वप्रथम की बात कर रही है तो पहला एलिमिनेट कर दीजिए। बनाया गया था इसे पहली बार बदायूं का, इस बुक में लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है लगभग मैं 40 में से दावे से कह सकती हूँ 35 प्रश्न इससे मैं सीधे
ढूंढ के दिखा सकती हूँ। हाँ, मैं उसी बुक को रेफरेंस लेकर और एक दो और, क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो बाहर के हैं तो एक और बुक्स लेनी पड़ेगी जो फैक्चुअल हो। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल्दोज को बुरी तरह से पराजित किया एवं बंदी बना लिया? याद रखिएगा, इसके जो हेड थे यानी इल्तुतमिश के, वो खुद दास थे और उसके अतिरिक्त ये भी दास था। इल्तुतमिश ने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक नीति अपनाया था। एक की बहन से खुद शादी किया था, एक से अपनी बेटी की शादी कर दी थी। इल्तुतमिश बोल रही हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इल्तुतमिश कौन था, उसका दामाद था। एक की बहन से खुद उसने शादी कर लिया था और एक के यहाँ अपनी बहन की शादी कर दी थी। तो वैवाहिक नीति के तहत उसने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। जिस प्रकार बिंबिसार हम मगध में पढ़ते हैं कि 3 विवाह किया था, किस लिए? अपनी राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे उन क्षेत्रों के साथ जो है उसको अधिकार मिला था। तो तजाउद्दीन यल्दोज को पराजित किया था। ये देखिए टाइपिंग तराइन को लिखा हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन, उसे तरायन ट्रांसलेट किया है तो हो गया। चेनाब नदी के तट पर सिंध पर एक से अधिक कोई नहीं, तो याद रखिए तलाउद्दीन को जो वो उसने पराजित किया था तराइन के युद्ध में। और ये गुलाम वंश से ही पूछा गया प्रश्न है, कम से कम 4-5 मैंने देखा प्रश्न पूछा गया है। इल्तुतमिश। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि किस चैप्टर में आपको किन किन शासकों यानी कौन कौन से रूलर्स के बारे में पढ़ना है। तो गुलाम वंश में आपको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन गयासुद्दीन बलबन। हाँ, बहुत अभी आएंगे। कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? जीतल, क्या कौन से सिक्कों को जीतल कहा जाता था? टंका और जीतल, इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए सिक्के। टंका तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, किस धातु के बने हुए थे? जी बिल्कुल, संतोष 91 फर्स्ट तराइन युद्ध और 92 बहुत सही जवाब। आपको बताने हैं कौन से। वैसे 1 लाख, संतोष जवाब दीजिए, आपकी जीतल किस धातु के सिक्के कहलाते थे? 2 सिक्के हमें मिलते हैं गुलाम वंश में, टंका और जीतल। अब बताइए, दोनों अलग अलग धातु के थे। हाँ, जीतल बिल्कुल सही। तो ये इतने 1 लाख जीतल में खरीदा था इसे, कुतुबुद्दीन ने ही तो खरीदा था, दास बनाया था इसे खरीद के। और कुतुबुद्दीन को गयासुद्दीन, वो जो था मुहम्मद, उसने खोला था, गोरी ने, क्योंकि गोरी के मृत्यु के बाद ही तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अधिकार किया था, तो वो उसका गुलाम था, वो उसका गुलाम बना। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी? ये 4-5 प्रश्न सीधे एक चैप्टर नहीं, एक पेज से है। पहली बात, मैं किसी वो उसका ऐड नहीं कर रही हूं, इस तरह की कोई भावना आप लोग अपने मन में मत लाइएगा। ये यहां लिखा हुआ है खलीफा का प्रमाण पत्र। खलीफा ने उसे प्रमाण दिया था 1229 में। बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी 1229। उससे पहले क्या पूछा गया था? यल्तोज का दमन, यहाँ लिखा है 1215 में तराइन के मध्य में जो है उसने उसे बंदी बनाया था। ये तराइन के युद्ध की बात नहीं हो रही थी, ये तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान की घटना है। तो तराइन के युद्ध में उसके पहले क्या प्रश्न पूछा गया था? अभी आएगा गुलाम को कहा, बदायूं का सूबेदार, बदायूं। इसी पेज से तीनों प्रश्न हैं, इतना ही पढ़ना है और सारे प्रश्न बन जाएंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया, ये तो दृष्टि की वो क्विक रिवीजन बुक है, लेकिन ये बुक बहुत बड़ी है, आप में काफी टाइम लगेगा। मैं इस बुक को रेफरेंस करते हुए आपको पढ़ा दूंगी शॉर्ट नोट्स में। मस्जिद का निर्माण करवाया था कुव्वत उल इस्लाम। हाँ, कुव्वत, इसने 3 का निर्माण किया था, और कौन से 2 बनवाए थे? हाँ, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? और उसके अलावा एक और उसके बाद किसने करवाया था निर्माण? जब टूट गया था 4थी मंजिल, तो किसने करवाया था उसको पुनर्निर्माण? हाँ हाँ बताइए, सही है, तुगलक से, फिरोज शाह तुगलक।
और फिरोज शाह तुगलक के अलावा सिकंदर लोदी ने भी काम किया था। तो ये होता है रिलेट करना। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आए कि कुतुब मीनार की निर्माण किसकी स्मृति में कराया था, तो इसके गुरु थे कुतुबुद्दीन, हाँ काकी, बख्तियार काकी, उनकी याद में कराया। इसने सिर्फ नींव रखी थी, पूरा इसके दामाद इल्तुतमिश ने कराया, और फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने उसमें पुनर्निर्माण का कार्य किया। इसके अलावा इसने कुवत उल इस्लाम तो बनवाया ही, ये दिल्ली के मेहरौली में बना हुआ है। उसके अलावा इसने अजमेर में भी बनवाया है, जिसे कि हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो बस यही जब भी पढ़िए 3 बातें दिमाग में ला दीजिए, हो गया रिवीजन, हो गया रिलेट करना, सीख गया हिस्ट्री पढ़ना। कुछ नहीं है, स्टोरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हिस्ट्री। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन, जिसे तुर्क ए चहलगानी, किसने शुरू किया था? चालीसा दल, जिसे कि बलबन ने समाप्त कर दिया था, और उसमें 40 लोग होते थे जो विश्वसनीय लोग होते थे। 40 लोगों का दल कुल इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसमें जो समय काल दिया हुआ है 36 से 42, 36 से 66, 36 से 46, जबकि इसका शासन कब तक रहा था इल्तुतमिश का? 1212 से 36 तक। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट निकालना नहीं पता, तो हो सकता है ये हो, पर मैं एक बार चेक कर लूंगी कि ये एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है। क्या क्या होगा? हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि वो 12 से 12 तक आगे भी चालीसा दल चला है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 66 में जब बलबन बनता है तो बलबन ने समाप्त किया था। तो ये पूछ रहा है चालीसा का शासन काल माना जा सकता है, तो हो सकता है हम 66 तक के समय काल को माने, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि उसने 36 में तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कब से, तो थोड़ा सा सर्च इस पे करना पड़ेगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं सर्च करके बता दूंगी। जी बिल्कुल, बलबन ने किया था। किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था? ये सृजित किया गया था जो रजिया सुल्तान के बाद अगला बादशाह बना था। ये लोग क्या कहलाते थे? सॉरी, बादशाह नहीं, सुल्तान, बादशाह मुगल शासक कहलाते थे। किस सुल्तान, कौन बना था? हाँ जी बिल्कुल, तो बहराम शाह ने ही ये पद लेकर आया था। बस इतना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, कि दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के सर्वप्रथम नाई ए ममलिकात, एक तो टाइपिंग एरर इतना ट्रांसलेट की वजह से कर देता है हिंदी टू इंग्लिश करने में, कौन बना? मलिक जुनैदी, गयासुद्दीन, बलबन, इख्तियारुद्दीन, एतगीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। शायद मैं जहां तक याद कर पा रही हूं ये कि बलबन बना था। कोई नहीं, इस प्रश्न पर हम ऐसे मार्क्स कर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम डाउट वाले को डाउट में ही रहने दे रहे हैं, अभी कल मैं बता दूंगी। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? क्योंकि ये लोग जब पद धारण करते थे तो किसी और नाम से करते थे, इनका मूल नाम कुछ और होता था। बदरुद्दीन, बहाउद्दीन, शमसुद्दीन, याद रखिएगा बदरुद्दीन नाम था बलबन का। तो बलबन ने कई काम किए थे, तो आपको पता होना चाहिए। एक, इसने उपाधि धारण की थी जिल्ले ए इलाही, यानी ईश्वर की छाया, अपने आप को मानता था ये कि ईश्वर की मैं छाया हूं, मतलब ईश्वर के समान हूं। उसके बाद सजदा एवं पैबोश, सजदा यानी झुकना, और पैबोस प्रथा जो नौरोज त्योहार शुरू किया था, जो कि पारसियों का त्योहार 9 वर्ष होता है। इसके अलावा रक्त एवं लौह की नीति। तो 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जब मैं पढ़ाऊंगी तो कुछ नहीं। अब मैं ये बलबन हुआ तो इससे रिलेटेड 5 पॉइंट्स नोट करा के पांचों को जो है थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी कि किसमें क्या था। नेक्स्ट, नाइब ए ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? किस्लू खां, इमाउद्दीन रेहान, हैबत खां, एक से अधिक कोई नहीं। इसमें मुझे लग रहा है कि फैक्चुअल है ये प्रश्न, मैं जहां तक पढ़ी हूं इस बुक में नहीं है कहीं, मतलब मुझे फैक्ट्स है, चेक करके आपको बता दूंगी। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? क्या नासिर अमीर ओ मोमनिन का, नाइब ए मोमनिन का, अमीर उल मोमनिन का, एक से अधिक कोई नहीं। इसने जो किया था मुझे लग रहा है नासिर उल अमीर उल मोमिन, ये हो सकता है, मतलब इसमें मुझे लग रहा है ये दोनों नहीं हो सकता। 9 उमोमिद तो पद किसने जो शुरू किया था? बहराम शाह ने, उसकी बात हो रही है, और ये दोनों में से हो सकता है, बट एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। सहधर्मी आज्ञाकारी, क्योंकि
एक तो यहाँ बुक्स नहीं मिल रही, कहाँ दुकान है। ममलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? किसी भी वंश के बारे में 4 बातें हमेशा याद रखिएगा। संस्थापक, अंतिम, राजधानी कहां पर थी, और प्रमुख जो शासकों ने किए हैं कार्य। कौन था? कैमुर्स, बुगरा खां, कैकुबाद, एक से अधिक कोई नहीं। ये हटा दो पहले, क्योंकि अंतिम एक ही कोई होगा। बिल्कुल सही, कैमुर्स ही था। कैकुबाद था, उसके बाद कैमुर्स था, जिसको करके अब किस वंश की नींव रखी गई थी? इसके बाद अगला कौन शासक आया था? 32 का बी और 34 का ए। किसी का जवाब आया है? 32 का बी, 34 का ए। संतोष, आप कंफर्म है कि 34 का ए ही सही जवाब है? तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों के लाइफ का सवाल है। अंतिम शासक कैमुर्स था। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? क्योंकि अकबर का जन्म कहां हुआ था? जब हुमायूं 1540 में कन्नौज के युद्ध में हारा था, तो इसकी यानी कि जो इसकी माँ थी उस समय गर्भवती थी। ये अकबर यानी अपनी माँ के गर्भ में थे, तो ये चले गए थे कहां पर? हुमायूं शरण ले लिया था, तो ये शरण लिया था राजा वीरसाल के यहाँ, और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। तो अब क्या हुआ? अभी तक सोचिए, पूरे दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया है, और आपसे सिर्फ एक वंश से सारा प्रश्न पूछ लिया गया। तो हो सकता है इस बार इस वंश से पूछा, पर अगली बार जरूरी तो नहीं। तो आपको 5 वंशों के बारे में, और उसमें भी दिल्ली सल्तनत में 3 ही वंश महत्वपूर्ण ज्यादा है। दास वंश यानी जो ममलुक वंश था, उसके अलावा खिलजी और तुगलक। लोदियों में देखेंगे तो थोड़ा बहुत लोदी से सैयद प्रश्न जो है बहुत कम पूछा जाता है। तो ये राणा वीरसल, प्लीज फोन साइलेंट रखे क्लासरूम में। किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था, यानी राज्याभिषेक? जब हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी टाइम पहला राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? बहुत, ये सब बिल्कुल शुरुआती चरण के प्रश्न हैं, जिसमें बिल्कुल आपको डीप में जाना ही नहीं है। याद रखिएगा, कालानौर में, और ये दोनों ही प्रश्न है जो आपको इस बुक में एक ही पेज पे अकबर वाले में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अकबर का अंतिम विजय क्या था? जी, कब की घटना है? 1601 असीरगढ़ की घटना, और 605 में शासनकाल अंत होता है और बनता है जहांगीर अगला शासक। ऐसे ही याद आना चाहिए, एकदम प्रश्न देखे नहीं कि जवाब पता होना चाहिए। कम टू नेक्स्ट, अकबर ने सिंहजूर का घोषणा, एक उसने धार्मिक सुधार के लिए घोषणा किया था। यहाँ ये टाइपिंग एरर है, उसे सही में एग्जैक्ट जो बोला जाता है शब्द मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक तो हिंदी से ट्रांसलेट करने के चक्कर में इतनी गलतियां ये लोग करते हैं। अकबर ने जो शुरू किया था उसे कहते हैं हम मजहर की घोषणा कहते हैं। क्या कहा जाता है? मजहर की घोषणा। ये किया गया था 1579 में। इसने कई अकबर ने सुधार किए थे, जैसे कि यहां दिया हुआ है अकबर द्वारा किए गए। यहां पर अकबर द्वारा युद्ध असीरगढ़ का होता है, और जो सुधार धार्मिक नीतियों के तहत की जाती है। अब कितना स्लो पढ़ना है संतोष जी आपको, फिर एग्जाम में स्लो रह जाएंगे आप। एक उसने किया था मनसबदरी व्यवस्था, उसमें जात और सवार 2 था, जब मैं पढ़ाऊंगी बताऊंगी। एक धार्मिक सुधार में सुलह ए कुल की नीति लाई थी। उस समय उन्होंने 1562, 63 और 64 में 3 सुधार किए थे, जिसमें एक दास कर पे 62 में रोक लगा दी थी, 63 में तीर्थ यात्रा पे रोक लगा दी थी कर के रूप में जो लगाया जाता था, और 64 में जजिया कर। और जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था। तो जजिया कर को जब पढ़िएगा, उसका इतिहास भी बहुत लंबा है। पहले कौन लाता है, उसके बाद कौन कौन लागू करता है, कौन समाप्त करता है। यहाँ ये पहली बार समाप्त करेगा, औरंगजेब पुनः लागू कर देगा। सबसे अंतिम रूप से विधिवत तरीके से मोहम्मद सिंह रंगीला द्वारा जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता था। और जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। बस
तो यही बातें आपको याद रखनी है। फिर आगे भी आप जाएंगे तो बहुत सारे सुधार के कार्य किए थे, जिसमें मजहर की घोषणा, दिन ए इलाही, ये सब आप लोगों को मैं नोट ऐसे पॉइंट्स में करा दूंगी। नेक्स्ट, अकबर ने बुलंद दरवाजा वहां बनवाया, क्यों बनवाया था? मान लू अजमेर में, हाँ, फतेहपुर सिकरी, तो क्यों बनवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण क्यों किया था? हाँ, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण करवाया था। और उन्होंने अपने गुरु के याद में भी फतेहपुर सिकरी में जो है एक मकबरा निर्माण करवाया। कौन थे उनके गुरु जिनकी याद में? और अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। तो जब जहांगीर उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो ये अजमेर गए थे। अजमेर जो है सूफी संत के लिए फेमस है, अजमेर का दरगाह, सूफी संतों में सबसे फेमस दरगाह जो है अजमेर का दरगाह है। उसी दरबार पर अकबर मन्नत मांगने गए थे कि मेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब जहांगीर का जन्म होता है तो अपने गुरु सलीम चिश्ती के नाम पर ही वो अपने बेटे का नाम सलीम रखते हैं। और उन्हीं गुरु के याद में ये फतेहपुर सिकरी में मकबरे का संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। अकबर का जब किला जाइएगा तो उसके अंदर ही वो मकबरा देखने को। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो ये याद रखिएगा, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये जो प्रश्न पूछे गए हैं जीएस के, ये प्रश्न कहीं कहीं से पूछे गए, इसमें वाकई फंसने के चांसेस है बच्चों के। जीएस वाकई टफ है, मैं भी कह सकती हूँ जीएस, लेकिन आप अपने प्रश्न में 40 में मैं दावे से कहूं तो आप लोगों को 35 प्लस सही करके आना पड़ेगा और करना चाहिए। कैसा? उसी से बनेगा, पर मैं ये बता दूं क्योंकि वो मैं बहुत डीप पढ़ा रही हूँ, उतना नहीं पढ़ना। अच्छा, कम पढ़ा। हाँ हाँ, क्वेश्चन सारे अब बनेंगे। हाँ हाँ, ये सिर्फ मैं इसलिए कि आप लोगों को कम से कम प्रश्नों का आइडिया चले कि किस तरह के प्रश्न मैं पढ़ाऊंगी उसी ट्रैक पर। लेकिन हाँ, कम से कम आपको तो पता हो कि प्रश्न पूछे कहाँ जा रहे हैं, पता चला आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। बन जाएगा ना पक्का? तो कितने लोग सिलेक्शन लेके दिखा रहे हो? कितने लोग मिठाई लेकर आ रहे हो रिजल्ट के बाद? देखो, दो ही घटनाएं होती है, या तो आपके घर मिठाई बटेगी या आपके घर किसी के घर से मिठाई आएगी। अब आएगी तो दर्द होगा और आप खिलाओगे तब दर्द नहीं होगा। उस समय ज्यादा दर्द होता है जब आपका पड़ोसी की माँ आके बोले कि हमारे बेटे या बेटी का सिलेक्शन हो गया, और पड़ोसी के जाते ही माँ जो ताना देना शुरू करेगी कि इतना पटना में रख के तुम लोगों को रेंट दे दे के पढ़ाया, बेटा कर क्या रहे थे? तो सोच लो मिठाई खानी है या खिलानी है। ये प्रश्न बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने? अब ये प्रश्न जो है जीएस का स्टार्ट हो गया, याद रखिए। ये वो 40 प्रश्न खत्म हुए और उसके बाद जी बिल्कुल, वीर कुंवर सिंह। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 1857 में कुछ नहीं याद रखना है। जितने स्थानों से जिन्होंने जिन्होंने नेतृत्व किया था उन्हें रट लो, बस कुछ नहीं। यहाँ मेंस नहीं लिखना है कि कारण जानना है, परिणाम जानना है और प्रभाव जानना है। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? मोहन राय, स्वामी श्रद्धानंद, विवेकानंद, एक से अधिक? जी बिल्कुल। और ये चैप्टर कहां से है? धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री में। पूरे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम टू नेक्स्ट। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों पर किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? पायनियर, द अमृत बाजार, स्टेट्समैन, एक से अधिक? अमृत बाजार पक्का? या जो उनकी पुस्तक थी लोकप्रिय तिलक की पुस्तक से ये लिया गया था। केसरी किसकी रचना थे? सॉरी, हाँ हाँ, उससे ये शायद, जहां तक मैं, हो सकता है हो, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं किसी का आंसर देख के नहीं आई हूँ। मैं ये प्रश्न किसी ने, उन्होंने भेजा था मुझे। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिक, ये बहुत इजी, 3 घटनाएं लगातार याद रखना। 1917, 1918 में 2 घटनाएं हुई हैं, अहमदाबाद, खेड़ा। ये मिल से संबंधित थी और ये किससे थी? फसल से।
फसल से संबंधित थी। तो इसे 17 वाले को माना जाता है पहला सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी को। यहां पर पहला भूख हड़ताल किया गया था। अहमदाबाद मिल में जो है पहली बार भूख हड़ताल अनशन पे बैठे थे। और फिर हुआ था खेड़ा, जो फसल बर्बाद हो गई थी और उसके बावजूद लगान मांगा जा रहा था। तो ये है घटनाओं का। लास्ट में आपको पूरा जो है एक क्रम बता दिया जाएगा। मेरी क्लासेस वैसे यूट्यूब पे उसकी क्लास मेरी पड़ी है, आपको सर्च करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगी। मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? पटेल। पटेल याद रखिएगा खेड़ा से थे। अब इसीलिए दे दिया कि दोनों घटनाएं 1918 की है, तो बहुत सारे बच्चे अगर नहीं याद रिलेट कर पाए, क्योंकि खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल ने भी साथ दिया था। और उसके बाद एक और कौन सा आंदोलन था जब वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि दी गई थी? कोई बता सकता है? बारदोली 1928 की घटना। हाँ, तो ये किस था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था यहाँ पर? अनसुईया बेन। नेक्स्ट, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था और नाम बताइए? कार्यानंद, पीसी जोशी, एक से अधिक। हाँ, लेकिन यहां पर किसानों के प्रमुख नेता कौन थे बिहार से? किसान के प्रमुख जो कि अखिल भारतीय की भी अध्यक्षता थी, सहजानंद सरस्वती। इसमें मुझे लग रहा है आंसर ई होना चाहिए, क्योंकि कार्यानंद ने भी कार्य किया था। मतलब मैं एग्जैक्ट इसका आंसर अभी नहीं है, इसलिए नोट ऐसी चीजों को मत करिएगा। मुहद्दिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? वैध, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, संघवाद, एक से अधिक, कोई से नहीं। एग्जैक्ट वही मुझे लग रहा है, वही ना, मुहद्दिमन नहीं होगा, मुइनुद्दीन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं तो मैं गलत नहीं आपको बता सकती। भारत में मैं हमेशा ईमानदारी से स्वीकार करती हूँ कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं कोई गूगल हूं नहीं। केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कराया। यह किसने कहा? भारत में वो महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया, अपितु उसको अपने सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। मे बी ये जवाब होना चाहिए, मे बी राजेंद्र प्रसाद है। एग्जैक्ट है? मैं फिर भी डाउट को मैं डाउट में रख दे। हाँ ठीक है। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित किया। हाँ, ये होना चाहिए, इसका होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस। किसका? हाँ पर ये, हाँ पर ये है एग्जैक्ट। तो लौट के आने से क्या मतलब? ये पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित किया, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि लौट के आए या नहीं आए। तो जिसमें से मैंने कम से कम 7-8 प्रश्नों के जवाब एग्जैक्ट अभी हमें नहीं पता है, मैं सर्च करके आपको बता दूंगी। तो आज आपको कम से कम इस बात का आइडिया चल गया कि प्रश्न बहुत डीप नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आगे जो क्लासेस होगी आपकी कल से, पहले मॉडर्न ही होगा, क्योंकि मान लीजिए इसमें मॉडर्न से नहीं पूछा पर आगे तो मॉडर्न से पूछा जाएगा। तो अब मेरी कोशिश रहेगी किसी भी पॉइंट के बारे में 4-5 जो मेन फैक्ट्स हैं आपको नोट करवा दिया जाए, उसके अलावा वही साथ में थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दिया जाए, कि क्योंकि जब कॉन्सेप्ट कुछ भी पूछा जाए तो आप याद रखें। आपको बहुत डीप पर मेरी इसके लिए आपको यूट्यूब की क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगी, क्योंकि उसमें आपकी क्लासेस इसी आधार पे चल रही है, एमसीक्यू और थोड़ी बहुत थ्योरी। तो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी कल जो आपकी क्लास है जिसमें फ्रांसीसी, मैसूर, सिख, अफगान, वर्मा के साथ जो भी युद्ध हुए हैं और उनके साथ जो संधियां हुई हैं उन पर वर्णन होगा। तो अगर आप पढ़ के आ सके तो ठीक है। फ्रांसीसी, मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, वर्मा युद्ध, नेपाल, सभी। तो आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं। तो कोशिश हम करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके एक बार पहले पूरा कराने के बाद आपकी एक क्विक क्लासेस भी चले, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। वो मैं कह रही हूँ कि आपके एग्जाम से पहले मैं सारा क्विक रिवीजन करा दूंगी, ताकि आपको एग्जाम में बहुत उसका फायदा मिलेगा। तरीका अच्छा है, पढ़ने में समझ आ रहा है तो ज्यादा, वरना आप कहिएगा तो थोड़ा बहुत बदलाव मैं कर सकती हूँ पढ़ाने के तरीके में।
बाकी अगर आपको लग रहा है कि बेहतर है तो कोई नहीं, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यूट्यूब टाइमिंग 12:30।